हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और वो ये है कि जो यूजीसी नेट दिसंबर में होने वाला है 2025, उसकी कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवरेज करूँगी। ठीक है, इतनी अच्छे से डिटेली हम डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को, ताकि उस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली ये पहला क्लास है, तो आज से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम लोग पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, इसको आज हम पूरा टोटली जो भी इस एंगल से जो भी बन सकता है टॉपिक्स, पूरा इसको कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करने वाली हूँ मैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। देखिए, पहले आप अपने आप को लीजिए, अपने आप को ऐसे कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या मोटिव होके जाते हो? आपकी जो चीज़ मैं खरीदूंगी या खरीदूंगा, उससे मुझे सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी। ठीक है, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन करना है यूटिलिटी जो चीज़ मैं खरीदूंगी। और ख़रीदने के लिए हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड इनकम, है ना। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर की। जो लिमिटेड इनकम है, उसी लिमिटेड इनकम से ऐसा डिसीजन लेना कि जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे उनसे मैक्सिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? यूटिलिटी या तो सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अंडर बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट क्यों? क्योंकि देखिए, हर इंसान के पास अनलिमिटेड वंस होता है ना। सब वंस को क्यों फुलफ़िल नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास बजट कॉन्स्ट्रेन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मेरा मन है मर्सिडीज़ खरीदने का फॉर एग्जांपल, तो मैं थोड़ी ना अभी जाके ख़रीद पाऊँगी क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है ना। तो उतना पैसा क्यों नहीं है? तो ये चीज़ जो हो रहा है, इतना पैसा नहीं है, ये क्या क्यों हो रहा है? बजट कॉन्स्ट्रेंट, है ना। क्यों? क्योंकि उतना पैसा होना पड़ेगा तभी मैं खरीद पाऊँगी, है ना। तो हर चीज़ को, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उसके साथ साथ क्या चलना पड़ता है? बजट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। आई रियली डू होप आप लोगों को समझ आ गया है। और इस कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन थ्योरीज को। पहला थ्योरी है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको बोला जाता है मार्शलियन अप्रोच। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देके मेरे बात को सुनिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा ये टॉपिक। देखिए, पकड़ लेते हैं आपको समोसा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, आप गए समोसा खाने, आप समोसा भी खाए, समोसा के साथ साथ पकड़ लेते हैं आपने सैंडविच खाया। ठीक है, तो समोसा खा के अपने आपका यूटिलिटी को, आपका जो सेटिस्फेक्शन जो मिला है फ्रॉम कंज्यूमिंग वो समोसा, उस आपने कितना मार्क दिया? 10। ठीक है, मेजर किया आपने यूटिलिटी को 10 यूनिट से। वही सैंडविच खा के आपने मेजर किया अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को 5। तो जब आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इस अप्रोच को दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, इसीलिए इसको मार्शलियन अप्रोच भी बोला जाता है। क्लियर? उसके अंदर मेन एजम्पशंस है जैसे कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स, यूटिल्स, जो अभी मैंने बोला है ना, ये जो 10, 5, ये क्या है? यूटिल्स है। मतलब हमारे जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, इसको हम लोग मेजर कर रहे इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर जो भी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, मनी से, ये क्या है? ये कांस्टेंट है अंडर दिस अप्रोच। ठीक है, जो क्या बोल रही मैंने कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? कंज्यूमर इज रैशनली टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। कंज्यूमर एक्स रैशनली टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। देखिए, अभी पकड़ लेते हैं आप एक दुकान पे गए, ठीक है,
सेम प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, एक दुकान पे है 50 रुपीज़, एक दुकान पे है 30 रुपीज़, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से दुकान पे जाएंगे? जिस दुकान पे 30 रुपीज़ है उसी दुकान पे जाएंगे ना। 50 रुपीज़ जहाँ पे उधर पे तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे 50 रुपीज़ उधर से उसका दुकान? क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे 30 रुपीज़ है उधर से आपका यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा और ऊपर से आपका प्रॉफिटेबल होगा। तो आपने क्यों नहीं गए, क्यों नहीं लिया 50 रुपीज़ वाले से? क्यों? क्योंकि आपने रैशनली बिहेव किया, है ना। तो यही बता रहा है पॉइंट नंबर 3 की कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। क्लियर? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज। देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है समोसा और सैंडविच का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत क्रेविंग हो रहा है कि मुझे समोसा खाना है, ठीक है। आप गए, समोसा खाया, तो जो पहली बाइट आपने समोसा लिया उससे जो आपको यूटिलिटी मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट समोसा विच इज़ टेकन एट द फोर्थ टाइम। पकड़ लेते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार मैंने आपको समोसा दे दिया, तो जितने बार वो कमोडिटी का यूनिट में देती जाऊंगी, आपकी यूटिलिटी बढ़ेगा या नीचे आएगा? बोलिए तो नीचे आएगा, है ना। क्योंकि आपको पहला नंबर ऑफ समोसा से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो फोर्थ नंबर वाला में से जाते जाते के वक्त क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसलिए बोला है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज। क्लियर? और फिर यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। सेम ही बात है कि पहले जो समोसा खाया उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला और फोर्थ नंबर ऑफ समोसा जो आप खाएंगे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा टोटली अलग होगा, है कि नहीं। तो इसलिए बोल रहा है कि यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं की लॉस अंडर कार्डिनल अप्रोच। तो यही है, पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एक कमोडिटी का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते ही जाएंगे तो उसका एडिशनल जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, देखिए इधर पे लिखा है as more units of a commodity are consumed the additional utility from each extra unit declines. Clear? Okay, next बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, LEMU। इस लॉ का एक दूसरा नाम है और वो क्या है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मेन बात ये है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है, जब जो भी पैसा उसने एक गुड को खरीदने के लिए खर्च किया, देखिए पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड, वो इक्वल हो रहा है उसका मार्जिनल यूटिलिटी से। मतलब समझिए, एक इंसान जो चीज़ खरीद रहा है, खरीदने के बाद उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसने जो पैसा दिया, पैसे देने के बाद जो उसने चीज़ खरीदा, वो खरीदने के बाद जब वो प्रोडक्ट उसने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल हो गया टू द मनी स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, तो उसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। तो देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कब होता है ना, ये पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि एजम्पशन देखिए, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो एजम्पशन के अंदर मैंने बता ही दिया कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। लेकिन अनरियलिस्टिक है ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्यों अनरियलिस्टिक है? देखिए, जो मैंने समोसा खाया, ठीक है, समोसा खा के मैंने समोसा को 10 यूनिट्स दे दिया अपने यूटिलिटी का, और अब जब मैंने सैंडविच खाया तो सैंडविच को मैंने 5 दे दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे समोसा से एग्जैक्टली 10 यूनिट्स का ही सेटिस्फेक्शन मिला या सैंडविच से मुझे 5 यूनिट्स का ही सेटिस्फेक्शन मिला, है ना। तो हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं जिसको बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच या तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो समझिए, पहले वाला मतलब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में मैंने क्या बोला है कि समोसा सैंडविच खा के हम लोगों ने 10 दे दिया, समोसा को सैंडविच को 5 दे दिया, है ना। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से समोसा मुझे ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू सैंडविच,
है ना। तो मैं क्या करूँगी, समोसा को रैंक करूँगी कि समोसा फर्स्ट और सैंडविच सेकंड। ठीक है। बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं टू द प्रोडक्ट। ठीक है, इधर पे मेजर नहीं करते। क्लियर। तो देखिए इधर पे ही लिखा है कि कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी यानी हमारी जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि क्या कर सकते हैं, रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन केस ऑफ समोसा और सैंडविच, मुझे समोसा पहले पसंद आया तो फर्स्ट रैंक, फिर सैंडविच तो सेकेंड रैंक सैंडविच ऐसा। और इसको डेवलप किया था J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने। ठीक है, किसने, J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने। कौन से ईयर में, 1934। ठीक है, 1934। तो होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो ऑर्डिनल एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं ताकि अटेन कर पाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है इंडिफरेंस मैप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आइए मैं समझाती हूँ पहले इधर पे। तो ये है डायग्राम, इधर पे पकड़ लेते हैं दो गुड्स ए बी और ये है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि वो बंडल ऑफ गुड्स जो एक कंज्यूमर खरीद रहा है दोनों प्रोडक्ट का ए और बी, जिससे उसकी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट से कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर। तो ये है इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है। और जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा ये क्या है, इंडिफरेंस मैप। ठीक है, और जो ये इंडिफरेंस कर्व है और ये इंडिफरेंस कर्व है, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हायर इंडिफरेंस कर्व ही रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। क्लियर। ओके तो अभी इधर पे आइए, इस पेज में देखिए क्या लिखा है, इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी जो हम लोगों ने लिया था ए और बी, जो देता है क्या, इक्वल सेटिस्फेक्शन। क्लियर। और इंडिफरेंस मैप क्या है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, आइए समझाती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बेसिकली क्या है, देखिए ये जो मैंने आगे गुड ए और ये जो गुड बी खरीदा, ठीक है, तो दोनों खरीदने के बाद मुझे एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है ना। तो उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बिना चेंज करते हुए या उस लेवल ऑफ यूटिलिटी को बिना चेंज करते हुए, जब मैं ए की कमोडिटी को कम खरीदूंगी और बी की कमोडिटी को ज़्यादा खरीदूंगी, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम एक प्रोडक्ट को कम खरीद के दूसरा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, मतलब मैंने क्या कर दिया, ए को कम करके सब्सटीट्यूट कर दिया बी पे, है ना, बी खरीदा ज़्यादा, लेकिन मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम ही रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब एक प्रोडक्ट को कम खरीद के दूसरे प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर लिया। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो ये था इंडिफरेंस कर्व, है ना, मैंने समझाया था। अभी इस डायग्राम से कंपेयर कीजिए इन प्रॉपर्टीज़ को, देखिए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं, बिल्कुल है। कॉन्वेक्स है कि नहीं टू द ओरिजिन, बिल्कुल है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, जो मैंने बताया था, है ना। और इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, क्या आप दो इंडिफरेंस कर्व को एक दूसरे को टच करते हुए देख रहे हो, नहीं, है ना। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टचेस एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो क्या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। एक्सिस का मतलब क्या, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या इन एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये पूरा प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मिला दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, फिर अभी बात करते हैं बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन बेसिकली क्या है, देखिए बजट लाइन बेसिकली आपका बजट कॉन्स्ट्रेंट है।
ठीक है। या अब इसको हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं, मतलब इस लाइन के उस पार राइट साइड हम और नहीं खरीद पाएंगे, ये हमारा मतलब बाउंड्री है कि इसके अंदर या इसके तक ही ले पाएंगे, ठीक है, इस लाइन तक ही। तो ये देखिए, ये दो गुड्स था ए और बी, याद है, तो दो गुड्स कंज्यूमर बाय विद द अवेलेबल इनकम, जो इनकम है उसी इनकम से ये ए और बी कितना खरीद सकता है ये दिखाता है हमारा बजट लाइन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, है ना। तो देखिए, ये है हमारा बजट लाइन, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व, है ना। तो इस पॉइंट में कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, टेंजेंट है ना। तो देखिए, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन, कहाँ पे, इधर पे। क्लियर? और फिर देखिए, तो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है ना। और देखिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे। क्लियर? जहाँ पे आपकी जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है दोनों क्या है, टेंजेंट है। क्लियर? ओके। अभी आइए, चेंज इन इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंजेस कब आएगा, जब चेंज इन इनकम होगा या तो चेंज इन प्राइस। जब चेंज इन प्राइस होगा तो हम प्राइस इफेक्ट पढ़ेंगे, और चेंज इन इनकम होने से इनकम इफेक्ट, दोनों को मैं डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाऊंगी आगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, समझेंगे। एक चीज़ बता देती हूँ इधर पे कि जब इनकम इफेक्ट होता है तो ऐसे पैरेलल शिफ्ट होगा बजट लाइन, है ना। लेकिन प्राइस इफेक्ट होने से रोटेशन, यानी ऐसे ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। मैं समझाऊंगी आगे, ठीक है। जस्ट कीप अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, समझाऊंगी। अभी थर्ड नंबर वाले पे जाते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अभी थर्ड वाला यानी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या बोलता है कि ना तो हम मेजर कर सकते हैं, ना तो हम रैंक कर सकते हैं हमारी यूटिलिटी यानी हमारी सेटिस्फैक्शन को, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए, ना तो मेजर कर सकते हो, ना तो रैंक कर सकते हो, यानी ऑब्जर्वेंस के ऊपर ही हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल बताया था समोसा और सैंडविच का, ठीक है। तो ज़्यादा किसको मिला था, समोसा को। रैंक दिया था हम लोगों ने समोसा को फर्स्ट, और अगर कार्डिनल की बात करें तो 10 पॉइंट दिया था समोसा को। तो ऑब्जर्वेंस के हिसाब से ये थ्योरी देखेगा कि लोग ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, समोसा को पसंद कर रहे हैं, तो समोसा को रिवील्ड प्रेफर्ड कर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू द सैंडविच। क्लियर? ये है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसकी प्रोपोनेंट कौन है, पॉल सैमुएल्सन ने 1938 में इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो इधर पे लिखा है, देखिए, रिजेक्ट्स द नीड टू मेजर और रैंक यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उसको ना तो हम मेजर कर सकते हैं, ना तो रैंक देंगे, ठीक है, दोनों को रिजेक्ट कर लिया। बल्कि ये बोलता है फोकस्ड ऑन ऑब्जर्व चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। क्लियर? एग्जाम्पशन क्या है, वही रैशनल बिहेवियर, कॉन्सिस्टेंट चॉइसेस, यानी कि एक बार आपने समोसा को प्रिफर्ड कर लिया एज़ कम्पेयर टू सैंडविच, तो आप बाद में नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सैंडविच ज़्यादा पसंद आ रहा है एज़ कम्पेयर टू समोसा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो कॉन्सिस्टेंट होना पड़ेगा आपकी चॉइसेस। और तीसरा क्या है, नो सेटाइशन, मोर इज़ बेटर। ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि इसी चॉइस जो एक कर लिया वही फिक्स्ड है, वही उससे ज़्यादा नहीं होगा, एक ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मोर इज़ बेटर, है ना। सेटाइशन का मतलब क्या, फिक्स्ड या एंड, ऐसा नहीं, ठीक है। मोर इज़ बेटर, जितना ज़्यादा कंज्यूमर को मिलेगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर क्या होगा, मैक्सिमम होगा उसका यूटिलिटी या बोले तो सेटिस्फैक्शन। क्लियर? ऐसा नहीं कि ना कि एक ही समोसा खा के ही इज़ टोटली सेटिस्फाइड, नो,
उसको और एक समोसा मिलेगा तो ही विल बी हैप्पी, तो इसलिए नो सेटाइशन मोर इज़ बेटर। क्लियर? ओके, ये देखिए ये लोग क्या बोलता है, बंडल ए इज़ चूजन ओवर बंडल बी व्हेन बोथ आर अफोर्डेबल देन ए इज़ रिवील्ड प्रीफर्ड टू बी। तो इसी ए और बी को मैं समोसा और सैंडविच से समझाती हूँ। देखिए ए यानी कि समोसा, बी यानी कि सैंडविच। जब एक बार हम लोगों ने बोल दिया कि समोसा पसंद है एज़ कम्पेयर टू सैंडविच, तो और दोनों अफोर्डेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब सैंडविच समोसा रिवील्ड है ओवर सैंडविच। क्लियर? वीक एजियम ऑफ रिवील प्रेफरेंस ये है कि एक बार आपने ये बोल दिया कि समोसा ही पसंद है एज़ कम्पेयर टू सैंडविच, तो बाद में आप नहीं बोल सकोगे कि सैंडविच ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू समोसा। नो, तो इधर पे देखिए क्या लिखा है, इफ़ ए इज़ रिवील प्रीफर्ड टू बी देन बी कैनॉट बी रिवील प्रीफर्ड टू ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली इन्वर्स रिलेशन दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। मतलब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना? और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम। यानी ऑपोजिट, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन दोनों का ये दिखाता है क्या? लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल, आप ही अपने लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब आपको किसी एक चीज़ सस्ती मिलता है, प्राइस घट जाता है, तो आप उसका ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना? तो उसी तरह, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड किसी किसी चीज़ में एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि गिवन गुड्स। गिवन गुड्स यानी कि समझिए ऐसे, मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से। पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी सिचुएशन में भी कि ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है ओनियन का। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी ओनियन का प्राइस तो बढ़ रहा है, यानी फ्यूचर में ओनियन का प्राइस और बढ़ेगा, आप ऐसे सोच लेते हो। तो उस समय आप क्या करते हो? प्राइस बढ़ रहा है तो उसी समय आप फिर से डिमांड भी ज़्यादा कर लेते हो, है ना? ज़्यादा खरीद के ला के रख देते हो घर पे, सोचते हुए कि फ्यूचर में और बढ़ेगा। तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशन को एक्सेप्शन के द्वारा गिवन गुड्स के अंदर देखा जाता है। क्लियर? ओके, तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी डायग्रामेटिकली, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ठीक है, आइए। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, आइए अभी समझाती हूँ। तो देखिए, ये है हमारा बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन बोले तो ए और बी। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अभी पकड़ लेते हैं बी कमोडिटी का। अच्छा, पकड़ लेते हैं ये कमोडिटी एक्स, ये है कमोडिटी वाई। कमोडिटी, एक मिनट मैंने ये रॉन्ग कर दिया। इधर पे लेते हैं वाई, इधर पे लेते हैं कमोडिटी एक्स। ठीक है, अभी देखिए पकड़ लेते हैं एक्स का दाम जो है प्राइस, वो क्या हो गया है? कम हो गया है। इसका मतलब क्या कि लोग अभी एक्स को ज़्यादा खरीदेंगे या ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो इनका बजट कॉन्स्ट्रेंट जो है ऐसा हो जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ज़्यादा खरीद पाएंगे एक्स को, क्यों? क्योंकि एक्स सस्ता हो गया है। लेकिन वाई के प्राइस, वाई का जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है, वाई में कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो वाई तो इधर पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? तो जब ये नया बजट लाइन हो जाएगा तो इन हाई कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम एक नया इंडिफरेंस कर्व पे हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, पहले इधर पे था इक्विलिब्रियम पॉइंट, अभी इधर पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट 1। क्लियर? अभी देखिए, अभी जो अभी जो उसका एडिशनल, देखिए ऐसे समझे, अभी तो एक्स का प्राइस गिर गया है ना? मतलब उसके पास
एक्स ज़्यादा खरीद सकता है, इन द सेंस उसका क्या हो गया, रियल इनकम बढ़ गया, है ना। रियल इनकम क्या हो गया है, उसका रियल इनकम बढ़ गया, यानी वो अभी एक्स को ज़्यादा खरीद पाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, हिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये हिक्स का कॉन्सेप्ट है। हिक्स ने बोला है कि जो उसका जो रियल इनकम इंक्रीज़ हुआ है उससे वो वापस ले लिया जाए, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, ओरिजिनल बंडल ले पाए। तो क्या करेगा, क्या हो जाएगा कि ये जो बजट लाइन है, ठीक है, ए बी डैश, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा पैरेलली, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट होगा, ऐसा 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 शिफ्ट होगा, है ना। अच्छा, मेरा लाइन ही इतना टेढ़ा हो गया है, ऐसा शिफ्ट होगा। तो हमारी तो कंज्यूमर तो रैशनल है ना, तो ये थोड़ी ना ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट में ही कंज्यूम करेगा। जब एक सस्ता हो गया तो एक वो नया इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा, चलिए मैं एक काम करती हूँ, कलर चेंज करती हूँ, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा शायद। रेड ले लेते हैं। तो वो एक नया इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम करेगा, है ना, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए, इधर से इधर तक जो पॉइंट है, ठीक है। तो हाँ देखिए, अच्छा एक्चुअली एक मिनट, हाँ मैं एक काम करती हूँ, इसको पूरा मिटा देती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ पहले से। देखिए, आप लोगों को शायद कंफ्यूज हो गया है ना, मैंने बहुत बोर्ड को वो कर दिया। देखिए, सिंपली समझाती हूँ। देखिए, अच्छा पहले ये कलर ले लेती हूँ, ग्रीन। देखिए, ये है हमारी एक्सेस, है ना, ये है हमारी बजट कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो अच्छा, ये समझाने के आगे एक, सॉरी हाँ, आप लोगों को थोड़ा मैं वो कर दे रही हूँ। एक्चुअली ये जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो पूरा प्राइस इफेक्ट को समझेंगे, प्राइस इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो इन दो कॉन्सेप्ट को दो लोगों ने दिया है, ठीक है। एक है हिक्स के वे से समझेंगे, और एक है स्लट्सकी, ठीक है, स्लट्सकी, उनसे उनका कॉन्सेप्ट और हिक्स का कॉन्सेप्ट दोनों को अलग अलग करके समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हिक्स का, है ना, तो देखिए ये है बजट कॉन्स्ट्रेंट, ये है इंडिफरेंस कर्व, है ना, ए, ये है बी, और ये है कमोडिटी एक्स का, कमोडिटी वाई का। अभी मैंने क्या बोला था कि एक्स की प्राइस कम हो गया है, तो ये बजट कॉन्स्ट्रेंट ऐसे होगा, रोटेट होगा, है ना, बी डैश ए बी डैश, इधर पे जो उसका आगे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अभी वो कितना, अभी न्यू ए बी डैश में हायर इंडिफरेंस कर्व में पहुंच जाएगा IC2 पे, है ना, जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, E1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हिक्स के हिसाब से ये जो ए बी से AB1 शिफ्ट हुआ बजट कांस्टेंट, इसका मतलब रियल इनकम कंज्यूमर का क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। तो वो जो रियल इनकम जितना बढ़ा है उतना ले लिया जाए, ठीक है, ताकि कंज्यूमर ओरिजिनल बंडल पे आ जाए। लेकिन हमारी कंज्यूमर क्या है, रैशनल है ना, तो हमारी कंज्यूमर तो रैशनल है। तो ये बजट जो बजट लाइन जो दिखाई दे रहा है ए बी डैश, ये शिफ्ट होगा बैकवर्ड पे, ठीक है, पैरेलली, ऐसा। एक मिनट, इसको टच करके, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट को बिना टच करके ऐसा, लेकिन इसको टच मुझसे हो नहीं रहा एक्चुअली। देखिए ऐसे ऐसे होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमारी तो जो कंज्यूमर है वो तो रैशनल है ना, वो थोड़ी ना ओरिजिनल ई कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक्स का दाम तो
घट गया है, एक्स सस्ता हो गया है, तो वो इस पॉइंट को ना कंज्यूम करके इधर पे E3 कर देती हूँ। ये E2 था ना, E2 और E3 इधर पे कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी कलर चेंज करके समझाती हूँ। हाँ, अभी ये जो पॉइंट है ना, इधर से इधर तक, मतलब E से E3 तक, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और E3 से E2 जो है वो होता है आपका इनकम इफेक्ट। क्लियर? ओके, ऐसे करके समझाती हूँ। इधर लाइन, इधर लाइन, इधर लाइन खींच देती हूँ। ये पूरा क्या हो जाएगा आपका प्राइस इफेक्ट। ठीक है, ये वाला प्राइस इफेक्ट और ये वाला पोर्शन होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपकी इनकम इफेक्ट। क्या मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर दे रही हूँ? आई होप आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो रहा है और क्लियर हो रहा है। ठीक है, ओके, अभी हम स्लट्सकी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्लट्सकी का भी प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखेंगे। आइए देखिए, सेम ही करना है। ए बी, इधर पे था y, इधर पे था x, इसी तरह x सस्ता हो गया है, b डैश और फिर देखिए इधर पे ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व IC1, जहाँ पे इधर पे क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये है शिफ्ट वाला इंडिफरेंस कर्व IC2, तो इक्विलिब्रियम क्या है E2, है ना। तो स्लट्सकी के हिसाब से जो परचेसिंग पावर है जो भरा गया है ना, उसको फिर से वापस ले लिया जाए। तो ये तो ऐसे, मेरा लाइन क्या हो रहा है? ठीक है, एक मिनट। इस वाले में एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसको इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारी कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, तो वो तो E2 ले लेते हैं, E पे कंज्यूम नहीं करेगा, है ना। हमारे कंज्यूमर रैशनल है, E पे कंज्यूम नहीं करेगा, तो वो एक नया इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम करेगा। ठीक है, नया इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे हम ले लेते हैं E3। ठीक है, तो अभी इस वाले से इस वाले पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट तक ये पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा इनकम इफेक्ट। क्लियर? तो बेसिक डिफरेंस क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? तो देखिए कि हिग्स में आपको जो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है, इधर पे ई ऐसा था, उसी ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, लेकिन स्लट्सकी में क्या होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है, बल्कि ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व में ना होकर एक नया इंडिफरेंस कर्व में वो लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएंगे। ठीक है, और होप इसी से आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्लियर हुआ है। तो देखिए, अभी देखिए क्या लिखा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। व्हेन प्राइस फॉल्स गुड बिकम्स चीपर, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स टूवर्ड्स इट, है ना। और इनकम इफेक्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स रियल इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर बाइज मोर फॉर नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया है। अच्छा, तो ये देखिए हिक्शियन और स्लट्सकी जो हम लोगों ने डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को समझाया उनका डिकम्पोजिशन। कांस्टेंट फैक्टर हिक्स में क्या है? यूटिलिटी, है ना, और स्लट्सकी में परचेसिंग पावर। कॉम्पेंसेशन की बात करें तो इनकम को एडजस्ट किया जाता है ताकि यूटिलिटी सेम रखा जाए, लेकिन स्लट्सकी में इनकम को एडजस्ट किया जाता है ताकि परचेसिंग पावर को सेम रखा जाए। ठीक है, और हिक्स में आपको मिलेगा कंपेंसेटेड डिमांड कर्व, और क्या स्लट्सकी में स्लट्सकी इक्वेशन ये है बेसिकली, राइट, और ये है हिक्स का। ठीक है, चलिए अभी कंज्यूमर सरप्लस,
कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिला, उससे अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हिक्स कंपेंसेटिंग वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन। तो देखिए, कंपेंसेटिंग वेरिएशन का मतलब income change to compensate for a price change keeping utility constant, minimum money needed after price change to reach all utility। समझा रही हूँ, हाँ। इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब इनकम चेंज बिफोर प्राइस चेंज टू रीच। अच्छा, मैं सिंपली समझा ही देती हूँ कॉन्सेप्ट। कंपेंसेटिंग वेरिएशन का मतलब देखिए, जो आप लोगों ने एक चीज़ खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने उस चीज़ को कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद आपको क्या मिला है, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मिला है ना। फिर जब वही उसी प्रोडक्ट का दाम फ्यूचर में जाके बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, तो जितना परसेंटेज या जितना प्रतिशत बढ़ा है, जितना प्रकार बढ़ा है, उतना अगर आप लोगों को फिर से वापस इनकम मिल जाएगा तो वो होगा कंपेंसेटिंग वेरिएशन। ठीक है, ताकि आप लोगों का यूटिलिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो आपका यूटिलिटी, आप कम खरीदेंगे, आपका यूटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब नया मतलब इनकम चेंज बिफोर प्राइस चेंज टू रीच न्यू यूटिलिटी लेवल। इसका मतलब ये है कि आप कोई एक चीज़ खरीदने वाले हो, ठीक है, वो चीज़ दाम बढ़ने वाला है, तो आगे ही खरीदने के आगे ही आपको अगर वो इनकम दे दिया जाए ताकि आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीद पाओ, ताकि आप लोगों को एक नया यूटिलिटी लेवल मिले, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट वेरिएशन। ठीक है, तो एक है कंपेंसेटिंग वेरिएशन, एक है इक्विवेलेंट वेरिएशन। क्लियर, ओके। ये तो स्लट्स की इक्वेशन इन वेलफेयर टर्म्स वही है, सेम। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। और हाँ, अभी बात करते हैं डिमांड कर्व डिराइवेशन, हिक्शियन मेथड। फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बाय ट्रेसिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एज प्राइस। अच्छा, ये सिंपली मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, रुकिए। तो हम लोगों ने जब ऐसे हिक्शियन डिमांड कर्व में ऐसा पढ़ा था, है ना, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, फिर नीचे हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये जो इधर पे पहले वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, है ना, इसको हम लोग अगर इधर खींचेंगे तो प्राइस 1, फिर इस वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर खींचेंगे तो क्या होगा, प्राइस 2, है ना। तो ये होगा आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, ठीक है। लेकिन फिर याद है आप लोगों ने जब शिफ्ट किया था इसको ऐसा, तो आपको एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर मिला था, उस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ अगर हम लोग ये लाइन ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हिक्शियन डिमांड कर्व। ठीक है, यही है सिंपल ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, ये वाला। जब ये एक मिनट कलर बदल देती हूँ, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट वाले ज्वाइन करके हम लोगों ने एक डिमांड कर्व जो मिला है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। क्लियर, ओके। कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी, तो ये लास्ट पार्ट ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं हम लोग। ये एक अनदर थ्योरी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, यानी कि जब कंज्यूमर कोई एक चीज़ खरीदता है तो वो एक्सपेक्टेशन से जाके खरीदता है ना, कि चलो ये ऐसा शायद अच्छा होगा, शायद मुझे इससे इतना यूटिलिटी मिलेगा, सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी है जो वॉन न्यूमैन और मॉर्गनस्टर्न ने दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें कंज्यूमर रिस्क फेस करता है, ठीक है, डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, राइट। तो रिस्क एवर्स एक होता है, रिस्क न्यूट्रल होता है, रिस्क लवर एक होता है। और रिस्क एवर्स में आपको कॉन्केव यूटिलिटी कर्व देखने को मिलेगा, ऐसा, है ना। और रिस्क न्यूट्रल में लीनियर यूटिलिटी कर्व और रिस्क लवर में कॉन्वेक्स यूटिलिटी कर्व, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की पहली क्लास ऑफ नेट। एंड इसी तरह मैं
एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेली डिस्कस करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और हम दिसंबर की जो नेट है इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हर एक चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। एक्चुअली आज ये पहली क्लास था तो मैं थोड़ा नर्वस थी रिलेटेड टू नेट, ये मेरे पहला क्लास था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, शुड आई कंटिन्यू दिस, and I really do hope you like my session. Thank you so much.